ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर? इकोनॉमी के अंदर आपके दो सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, समझ लो इसे। ऑर्गेनाइज सेक्टर आपके वे इकोनॉमिक यूनिट जिनका गठन किसी कंपनी एक्ट या किसी सोसाइटी एक्ट के तहत आपके हुआ हो। कंपनी एक्ट, सोसाइटी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जितने भी आपके कानून होते हैं संसद के द्वारा बनाए गए, ठीक है, तो वे आपके कंपनीज या वे इकोनॉमिक यूनिट जिनका गठन किसी कंपनी एक्ट, सोसाइटी एक्ट या फिर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जितने भी लीगल एंटिटीज होती हैं उनके तहत उनका गठन हुआ हो। इनके अंदर काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उन्हें पर्याप्त सोशल सिक्योरिटी मिली हो। सोशल सिक्योरिटी कैसे? इन्हें पर्याप्त आपकी मेडिकल लीव मिलती हो, इन्हें हर महीने इनका पीएफ कट रहा हो, ठीक है। तो जो कंपनी के द्वारा फैसिलिटीज जो दी जाती है एम्प्लॉइज को, ठीक है, वो सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड हो रही हो, तो ऐसे सेक्टर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपके वे इकोनॉमिक यूनिट जिनका गठन ना तो किसी कंपनी एक्ट, ना किसी आपके पार्टनरशिप एक्ट, ना किसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ, ना ही किसी सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ। ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, में काम करने वाले जो लोग हैं, उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होती। ठीक। तो ये आपके क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के काम करने के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम करने के अपने रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। ठीक है। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल अब हम उठाते हैं आपके टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस, तो इनके अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं आपके। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जो आपके कंपनीज हैं, ठीक, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में क्या है? किसी मजदूर पे काम कराया, 2 घंटे में काम पसंद नहीं गया, बाहर निकाल दिया, जाओ दूसरा देख लो, पैसे भी नहीं दिए। ठीक। या जो चाय और पान की दुकान पे जो छोटू टाइप के काम करते हैं, ठीक, जितनी भी शॉप्स हैं आपके यहाँ, तो ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है आपके। ठीक। अब नेक्स्ट, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा आपके एग्रीकल्चर। ठीक, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्लियर हुआ। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड डाटा ये इशू करता है, और दूसरा देश में आपके बेरोजगारी से रिलेटेड डाटा। ठीक। तो बेरोजगारी से आपके रिलेटेड डाटा आपके इशू करता है कौन? एनएसएसओ। ठीक। तो प्रेजेंट में भारत बेरोजगारी की बुरी स्थिति में गुजर रहा है आपके। 7% से ऊपर रेट चल रही है बेरोजगारी की। क्या? यस सर। तो इतना खुश हो गए क्यों बता रहे हो? उसमें हमने तो ये बोला कि वर्स्ट सिचुएशन में चल रहा है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो। अब नेक्स्ट, वर्स्ट सिचुएशन का मतलब ये है, इसका प्रभाव आप ही लोगों पर पड़ना है। ठीक। तो 2006 में आपके, नेक्स्ट याद रखना, एनएसएसओ को कर दिया गया क्या? स्प्लिट का मतलब इसकी 2 यूनिट बना दी गई। ठीक है। एक यूनिट को कहा गया एनसीएस, दूसरी को कहा गया एनएसओ। ठीक है। एनसीएस यानी कि नेशनल कमीशन फॉर स्टैटिस्टिक्स, और एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां ध्यान रखना, अब यहां क्या किया गया? 2006 में एनएसओ को जब डिवाइड किया गया एनसीएस और एनएसओ में, तो यहां 2 पार्ट कर दिए गए। एनसीएस ये प्लानिंग करेगा, और एनएसओ ये एग्जीक्यूशन करेगा, जिससे कि आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाए, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, और सेपरेशन ऑफ वर्क हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लो अब आप। अब इसे समझना, एक तो होता है हम कैलकुलेशन करते हैं बेस ईयर से। बेस ईयर से आपके कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि 2011-12 में आपके जीडीपी है कितनी? 100 रुपए। 2012-13 में 102 रुपए, मतलब कितने परसेंट बढ़ी? परसेंट ग्रोथ है। अब यहां आपके 2013-14 में जीडीपी है आपके 104, तो इसका मतलब बेस ईयर से तो 4% है, लेकिन 2012-13 से 4% थोड़ी है, यहां से तो 2% से भी कम है। ठीक, यह हुआ। अब हम आपके कहें ग्रोथ की बात करें, अब हम अगर ग्रोथ की आपके बात करें कि ये हम आए यहां से कोरोना काल में 2020-21, तो हम तो बेस ईयर से भी नीचे चले गए यहां। ठीक है।
अब हमने सीधा कंपेयर किया बेस ईयर से 2021-22, तो बेस ईयर के बराबर पहुंच गए। लेकिन अगर यहां से कंपेयर कर दोगे तो जीडीपी ग्रोथ तेजी से फास्ट हो जाएगी। लेकिन फास्ट है कहां? है तो अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करें तो ये कितनी है, बराबर ही है। लेकिन अगर यहां से कंपेयर कर दी तो ये 5% की ग्रोथ रेट हो जाएगी। तो भारत सरकार करती क्या है, पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने 5% की ग्रोथ हासिल की। पिछले वर्ष की अपेक्षा तो है 5%, लेकिन बेस ईयर से लगाओगे तो लौट के तो वहीं खड़े हैं ना। ठीक, तो यहाँ दो आपके ग्रोथ होती है, एक तो बेस ईयर से जिसे बेस ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है, और एक लास्ट ईयर से। ठीक है, तो दो ग्रोथ रेट देखना, हो सकता है कि लास्ट ईयर से फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन बेस ईयर से फ्लक्चुएशन हमेशा एवरेज होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हम यहाँ देखें 2021-22 की सिचुएशन पे आए, तो अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करें तो ग्रोथ ज्यादा नहीं है ही नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है। लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर कर दिया आपने 20-21 और 21-22 को, तो यहाँ तेजी से ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वो ईयर है जब आपके क्या था, बिजनेस सारे बंद पड़े हुए थे, नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव को शो कर रहा है ना। ठीक, तो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है और अचानक से ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेस ईयर का। तो बेस ईयर आपके जिस साल फ्लक्चुएशन सबसे कम हो उसे बनाते हैं। ठीक है, बेस ईयर से हम नेक्स्ट ईयर की भी ग्रोथ को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ एक प्रीवियस ईयर से भी काउंट होती है। तो यहाँ दो डाटा याद रखना, ये प्रीवियस ईयर से है, क्योंकि इकोनॉमी में जब आप पढ़ोगे इकोनॉमिक न्यूज ग्रोथ से रिलेटेड, तो वहां दो डाटा होते हैं, ग्रोथ वो बेस ईयर से मेजर हो रही है, प्रीवियस ईयर से मेजर हो रही है। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आगे। अब नेक्स्ट समझना अगला कंसेप्ट, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई साल, ठीक है, कोई इकोनॉमिक यूनिट इस साल आपके कितनी गुड्स बना रही है? ठीक है, अब ये गुड्स बना रही है तो इनकी कोई मार्केट प्राइस भी होगी, मार्केट, और इस वजह से आपके यहां आएगा इसका क्रॉस रेवेन्यू, इसी के अकॉर्डिंग तो आएगा। ठीक, ठीक है, अब देखना है यहाँ, मान लिया कि 2020 में आपके कोई एक कंपनी है, ये 5000 गुड्स बना रही है आपके, कोई पर गुड्स आपके प्राइस इसकी है 80 रुपए आपके, तो रेवेन्यू इसका कितना हो गया यहाँ? 4 लाख। ठीक है, अब 2021 में, ठीक, ये बना रही है आपके 5500 गुड्स। ये ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, कीमत बढ़ने की वजह से या प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से? सबको दिख रहा है ना ये? बस यही होता है रियल जीडीपी। जब देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ग्रोथ हो तो रियल जीडीपी। ठीक, तो यहां आपके क्या है, ग्रोथ है, 40% ग्रोथ है ये। ठीक, और ये ग्रोथ किस वजह से? प्रोडक्शन ईयर, गुड्स, मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, सारी गुड्स की मार्केट प्राइस को आप जोड़ दोगे वही जीडीपी होता है। तो इधर आपने उठा लिया रेवेन्यू। तो हमने यहां देखा क्या कि 2020 में आपके ये जो आपके कंपनी है ये बना रही है कितनी गुड्स, 5000 गुड्स, पर गुड्स प्राइस कितना था, 80 रुपए, रेवेन्यू कितना हो गया? 2021 में आपके 2021 में ये बना रही है कितनी गुड्स, 5000 गुड्स, लेकिन 2021 में आपके जो इन्फ्लेशन है इसके ऊपर आपके बढ़ गई क्या, 20%। तो ये गुड्स हो गई कितने की, 96 रुपए की, और अब रेवेन्यू हो गया क्या, 4 लाख की जगह, निकालो जरा 5000 इंटू 96, और पिछली साल से ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। बट किस कारण से, इन्फ्लेशन के कारण से। ठीक, से, क्योंकि हम किस पे नाप रहे हैं जीडीपी, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे नापी गए हैं। ठीक,
तो यहां आपके नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में आपको क्या देखा? प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, ठीक। इन्फ्लेशन अगर हो सकती है तो डिफ्लेशन भी तो हो सकती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कारण बिल्कुल नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये कंसेप्ट कहलाता है आपके जीडीपी डिफ्लेचर, ठीक है। तो आज यहां तक का आप नोट करो, इससे आगे के कंसेप्ट्स को अब हम देखेंगे अपनी